नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल देखते हैं। जो आज का हमारा एक ही आर्टिकल है, द हिंदू से हम बात करेंगे क्लोथिंग के हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि कैसे वेशभूषा को लेकर हमारे इंडिया में एक स्ट्रगल रहा है, एक हिस्ट्री रही है, उस बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद न्यूज़ अपडेट और लीगल न्यूज़ है जो कि लॉ सीखो के अपनी इनिशिएटिव है। आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तो आर्टिकल पे क्यों बात कर रहे हैं, जैसे आपको पता है कि हिजाब कंट्रोवर्सी है, पिछले कुछ समय से चली आ रही है। कर्नाटक में हिजाब पर बैन लगाया गया स्कूल्स में, इसको लेकर एक याचिका भी दायर की गई है हाई कोर्ट में। उसकी भी हियरिंग डे टू डे बेसिस पे चल रही है। तो करीब एक महीने से यही इशू काफ़ी ज़्यादा बर्निंग इशू बना हुआ है। तो इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कि किस तरीके से पावर स्ट्रक्चर जो है ये क्लोथिंग के माध्यम से आता है। उसके अलावा क्या हिस्टोरिकल डिबेट रहा है इंडिया में क्लोथिंग को लेकर, उस बारे में हम इस आर्टिकल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले पावर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जो ड्रेस कोड है ये कहीं ना कहीं सिंबलाइज करता है एक पावर स्ट्रक्चर को। पावर स्ट्रक्चर भले ही फिर वो औपनिवेशिक काल का कॉलोनियल एरा का हो, अपर कास्ट, रिलीजियस या पैट्रियार्कल, एक पितृसत्तात्मक एक पावर स्ट्रक्चर को शो करता है। तो कहीं ना कहीं जो एक अपर पावर में होता है उसके पास अगर हम उसका ड्रेस कोड देखें या क्लोथिंग देखें तो अपने आप में इस चीज़ को सिंबलाइज करता है। औपनिवेशिक काल में हम कॉलोनियल एरिया में हम देख सकते थे कि कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म थी ये अपने आप को एक अपर दिखाने में ज़्यादा विश्वास रखते थे। उसी तरीके से अगर हम प्राचीन भारत में भी जाते हैं या थोड़े और हम 100-200 साल पीछे जाते हैं तो देखने को मिलता है कि अपर कास्ट जो है इनका भी क्लोथिंग जो है ये एक काफ़ी एलीट क्लास देखने में अपने आप को दिखना चाहिए, उस हिसाब से हमें देखने को मिलता है। रिलीजियस हो कि फिर पैट्रियार्कल का पावर हो, हमें उसमें भी यही देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इस हिजाब वाले केस में हमें ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक तरीके की हम पावर डायनामिक देख सकते हैं। एक मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी माइनॉरिटी ऑफ कम्युनिटी पे एक यहाँ पर बंदिश डालते हुए दिख रही है, वही दूसरी तरफ एक जो माइनॉरिटी है वो अपने यूनिफॉर्मिटी लाकर एक इस मेजॉरिटेरियन चॉइसेस को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है। ये आर्टिकल में विचार दिए गए हैं राइटर के। उसके अलावा अगर हम देखें तो अगर हम 19th सेंचुरी में जाए तो 19th सेंचुरी में ब्रिटिश कोर्ट में आने के लिए इंडियंस को यहाँ पर फुटवेयर बाहर निकालने होते थे। अब भारत में ये परंपरा चली आ रही है कि जब हमारे देश में राजा एक राजतंत्र हुआ करता था, जब हिंदू राजा थे, मुगल्स थे, उसके पहले की बात करें तो भारतीय संस्कृति में ये हमेशा से रहा है कि आप कोर्ट में जाने के पहले, यहाँ रॉयल कोर्ट में जाने के पहले रॉयल कोर्ट को एक कहीं ना कहीं मंदिर के स्वरूप में ही देखा जाता था, यहाँ पे जस्टिस मिलती था। तो उस तरीके से ये भारतीय संस्कृति में रहा है कि एक मंदिर जैसा है और जिस तरीके से मंदिर के बाहर चप्पल उतार के जाते थे वैसे ही इन रॉयल कोर्ट्स में भी चप्पल उतार के जाते थे। उसके बाद में ब्रिटिशर्स आए, लेकिन जो भारतीय संस्कृति थी अपने आप में बनी आई। अब हुआ ये कि इसको कहीं ना कहीं एज यहाँ पर डोमिनेंस ब्रिटिश रूल ने दिखाने के लिए यूज़ किया कि अगर कोई भी इंडियन हो, भले ही वो इस भावना से नहीं आ रहा हो, लेकिन उसको फिर भी अपना जो फुटवेयर है वो कोर्ट के बाहर, जो उनका दरबार है उसके बाहर निकालना ही पड़ेगा। इसको चैलेंज किया गया पारसी मनकोजी कॉसजी एंटी के द्वारा। इन्होंने कहा कि ये शो रिस्पेक्ट रूल जो है ब्रिटिश कोर्ट का, मैं इसे नहीं मानता हूँ और ये मेरी परंपरा के अगेंस्ट कहीं ना कहीं जाता है। उसके कुछ 20 वर्षों बाद में इन्होंने जब इस चीज़ पर सवाल उठाया, ये शो रिस्पेक्ट रूल खत्म हुआ। हिस्टोरिकल डिबेट्स की बात करें, भारत के और थोड़े इतिहास में जाए तो साउथ इंडिया में एक त्रावणकोर राज्य हुआ करता था। इस त्रावणकोर राज्य में महिला या पुरुष, अगर आप एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको आपका अपर बॉडी जो है वो कवर आप नहीं कर सकते। कहाँ पर? खासकर जब आप भगवान के सामने, डेटीज के सामने जाते हैं तब, या आप अपर कास्ट के लोगों के सामने जाते हैं तब। इसको लेकर काफ़ी विरोध हुआ और उसके बाद में करीब करीब यहाँ पे 18वीं शताब्दी के हमको बीच में ये परंपरा खत्म होती दिखी जब एक ब्रिटिश कानून आया। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसका विपरीत हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं बंगाल में देखने को मिलता है, जहाँ पर इनडिसेंट क्लोथिंग को लेकर लोगों ने काफ़ी सवाल उठाए। तो भारत के अलग अलग हिस्सों में हमको एक अलग अलग आइडियोलॉजी दिख रही है, उसमें क्लोथिंग और जो अटायर है उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। उसके अलावा फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे MK गांधी जी ने यहाँ पर क्लोथ जो था अपना एक अटायर, जो एक पीजेंट का, एक किसान का कपड़े रहते हैं, उस तरीके के कपड़े उन्होंने
धारण करे, जिससे वो कहीं ना कहीं लोगों में एक समरसता फैलाने की कोशिश करी। उसी प्रकार से अगर हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बात करें तो इन्होंने एक 3 पीस वेस्टर्न सूट को यहाँ पर डिसाइड किया कि वो हर जगह यही पहनेंगे। इनका मानना ये था, वो इससे ये शो करना चाहते थे कि कहीं ना कहीं समाज में अब सोशल मोबिलिटी और मॉडर्निटी आ रही है, जो तो लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो अब कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। तो समय समय पे हमारे पास में काफ़ी एक रिच हेरिटेज हमें देखने को मिलता है यहाँ पर क्लोथिंग को लेकर। ज़रूरत है कि हम इसको डिस्कस करें, इसको डिबेट करें और कहीं ना कहीं हमारी सिविलिटी को बड़ी बनाने के लिए हम इन डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट भी करें। चलिए न्यूज़ अपडेट्स पे आते हैं। सौरभ चौधरी, इन्होंने ISSF वर्ल्ड कप में गोल्ड जीता है। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में इन्होंने ये खिताब यहाँ पे हासिल किया है। उसके अलावा ईशा सिंह ने भी यहाँ पे सेकंड मेडल यहाँ पे लिया है। ये इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। दूसरी खबर है यहाँ पर आरोग्यम वनम के बारे में। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने अपने निवास स्थान प्रेसिडेंट स्टेट में यहाँ पर आरोग्य वनम की उद्घाटना की। ये जो वन है यहाँ 6.6 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ पर एक ह्यूमन सीटिंग योगा मुद्रा में एक गार्ड यहाँ पर इस वन को बनाया गया है, जिसमें करीब 215 तरीके के हर्ब्स और प्लांट हैं जो कि आयुर्वेदिक हैं। अगली खबर है तमिलनाडु से। तमिलनाडु में नान मुदलयन स्कीम की शुरुआत की गई है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन के द्वारा। इसके अंतर्गत 10 लाख यूथ जो है इन्हें अपस्किल किया जाएगा कि वो यहाँ पर एक अपने आप को और ज़्यादा एम्प्लॉयबल बना पाए। उसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने अपनी 17वीं फाउंडेशन डे बनाया है। 17वीं फाउंडेशन डे इन्होंने कल ही के दिन 1 मार्च के दिन बनाया है। इसके अंतर्गत जो हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है उन्होंने एक न्यू मोटो जो है NCPCR का लॉन्च किया, वो है भविष्यो रक्षति रक्षितः। तो इसका मतलब है द न्यू मोटो एग्जॉर्ट टू प्रोटेक्ट द फ्यूचर, कि यहाँ पर जो हमारा भविष्य है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। वही इसके साथ में सहारा करके एक स्पेशल इनिशिएटिव है NCPCR और BSF का। ये उन लोगों के लिए है जो BSF के जवान यहाँ पर शहीद हो गए या उनके बच्चे हैं जो उनके पिता से दूर रहते, तो इनको कहीं ना कहीं साइको सोशल काउंसलिंग के लिए या सपोर्ट के लिए ये सहारा इनिशिएटिव शुरू किया गया है। अगली लीगल न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं तो ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 57 IPC का जो कि फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट बताता है, ये अवेलेबल नहीं रहेगा सिर्फ इस ग्राउंड पे कि जो आरोपी है ये पिछले 18 वर्षों से जेल में है। मामला था 5 आरोपियों का जो कि 2003 के मर्डर केस में यहाँ पर इनका मामला चल रहा था। तो यहाँ पर सेक्शन 57 जो कि कहता है कि यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट क्या रहेगा, इसका लाभ इन्हें नहीं मिल पाएगा भले ही वो पिछले 18 वर्षों से जेल में ही हो। ये रूलिंग दी है हाई कोर्ट ने। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।